and this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life, like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. बातें हो रही थी भारत के भौगोलिक इतिहास की। पिछले भाग में हमने भारत के नदियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जल निकासी व्यवस्था को विभाजित करने वाले आधार के बारे में, जिसमें सबसे प्रथम आधार है जल का निर्वहन, अर्थात नदी अपने जल को किस समुद्र में गिराती है, उसके आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जल अपवहन क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा प्रमुख नदियां शामिल हैं। द्वितीय, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जल अपवहन क्षेत्र का 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। दूसरा आधार है जल ग्रहण क्षेत्र का आकार। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बड़े जल ग्रहण क्षेत्र। यह लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 14 जल निकासी बेसिन शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती और बराक। मध्यम जल ग्रहण क्षेत्र। यह लगभग 2,000 से 20,000 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 44 नदियों का जल क्षेत्र शामिल है, जिनमें प्रमुख हैं कालिंदी, पेरियार तथा मेघना। तीसरा, छोटे जल ग्रहण क्षेत्र। यह लगभग 2,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में बहने वाली नदियां इसमें शामिल है। आइए आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अपने जल को बंगाल की खाड़ी में जमा करते हैं, परंतु 2 ऐसी नदियां भी हैं जो अपने जल को अरब सागर में जमा करती हैं, और ये 2 नदियां अपने झुकाव के विपरीत दिशा में बहती हैं। इन 2 नदियों के नाम हैं नर्मदा और तापी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि ये नदियां भ्रंश से होकर बहती हैं। इसके अलावा नदियों के उत्पत्ति के आधार पर भी नदियों को विभाजित किया जाता है, जो कि सर्वमान्य आधार है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे।